नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी शिप आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली सफर में निकल रहा था। इसमें हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स, एक्टर और हजारों इमिग्रेट्स जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस शिप की कमांड थी 62 ईयर सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन के हाथों में। पब्लिक और मीडिया दोनों में टाइटैनिक को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट था, और हो भी क्यों ना, ये शिप था ही कुछ ऐसा 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ऊंचा, और इतनी लग्जरी कि किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। उस जमाने में इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 बिलियन। शिप के अंदर के डेकोरेशन, डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल और फैसिलिटीज को देखकर लोग हैरान हो जाते थे। और सबसे खास बात यह थी कि टाइटैनिक को बोला गया था अनसिंकेबल शिप। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे बनाया था, और इसके वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक को खुद बोला था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। अटलांटिक ओशन में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, आइसबर्ग्स, तैर रहे थे। वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करता। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग्स मिली, लेकिन कैप्टन ने और क्रूज ने उसे इग्नोर कर दिया और टाइटैनिक की स्पीड वही रखी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और रात हो गई। टेम्परेचर नीचे गिर रहा था, और ये रात एकदम खास थी। इस रात आसमान में चांद नहीं था, मतलब अंधेरा ही अंधेरा। विजिबिलिटी बहुत कम थी। शिप के सबसे ऊपर होता है लुक आउट पॉइंट। वहां पर फेडरिक ड्यूटी पर थे, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे। रात गहरी थी और देखना बहुत मुश्किल था। और फिर 11:39 पर लुक आउट पॉइंट से उन्होंने सामने से देखा एक बड़ा सा आइसबर्ग। उसने तुरंत अलार्म बजाया और 3 बार घंटी बजाई। उसने ब्रिज पर कॉल भी किया, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने ऑर्डर दिया, शिप को तुरंत लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ लो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. दोस्तों, ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा नहीं था। लंबाई में 200 से 400 फीट और ऊंचाई में क्रू नेक्स तक पहुंच रहा था। इम्पैक्ट हुआ था शिप के फ्रंट राइट साइड पर, यानी शिप के बो पर इम्पैक्ट पड़ा था। अगर आप लोगों को नहीं पता कि बो क्या होता है, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये शिप का जो आगे का हिस्सा होता है, इसको बो कहा जाता है। जांच करने के बाद पता चला कि टाइटैनिक के हल को भारी नुकसान पहुंचा है। हल को 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी शिप नहीं डूबेगा, लेकिन इस टकराव में 6 कंपार्टमेंट भर गए थे। अब टाइटैनिक का डूबना तय हो चुका था। रात के 12 बजे कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि रेडियो पर सिग्नल भेजो। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स और उनके पार्टनर बार बार SOS भेजते रहे। पहले कोई जवाब नहीं आया, फिर भी जैक सिग्नल भेजते रहे, और आखिर में एक शिप RMS कार्पेटिया ने उस सिग्नल को कैच कर लिया, और उस शिप ने जवाब दिया और कहा कि हम मदद के लिए आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि कार्पेटिया 107 किलोमीटर दूर था। टॉप स्पीड में भी उसे वहां पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगने वाले थे। इधर टाइटैनिक के अंदर पैनिक मच चुका था। 1 बजे तक शिप का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया था। लोग चिल्लाने लगे थे और भाग दौड़ मच गया था। सबसे बड़ी दिक्कत, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोटीज थे, मतलब आधे से भी कम लोग बचे जा सकते थे। 2:05 तक आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी गई, लेकिन तब भी 1500 से ज्यादा लोग शिप पर ही रह गए थे। और फिर 2:20 टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया, और कुछ ही मिनट बाद समुद्र की गहराइयों में डूब गया। 3 घंटे से भी कम टाइम में वो शिप, जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा था, वो अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।